नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आखिरी चरण का प्रचार कल खत्म हो जाएगा। आखिरी चरण का प्रचार कल खत्म हो जाएगा। 4 जून को मतगणना होगी और सारी चीजें सामने सामने आएगी। यानी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो इंडिया ब्लॉक क्लेम कर रहा है या फिर एनडीए ब्लॉक क्लेम कर रहा है, 4 जून को दोपहर 12 बजे के बाद ऑलमोस्ट ये सारी परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन हमने सोचा कि 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान जो प्रचार हुआ उसमें कहां तक प्रचार का म्यार गया, उसका पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी था। हमने सोचा कि उसका पोस्टमार्टम क्यों ना किया जाए। बाकी चैनल भी करेंगे, लेकिन हो सकता है वो कब करें, लेकिन हम चाहते हैं आज ही ये 7 चरणों में जो प्रचार हुआ है, इस प्रचार में प्रचार का म्यार कितना नीचे गिरा, कितना डिग्रेडेशन कैंपेन की हो गई, उस पर हम क्यों ना चर्चा करें। ये लाजमी हो गया था। इसीलिए आज हमने अपने कार्यक्रम के माध्यम से सोचा है कि चुनाव प्रचार के गिरते म्यार पर क्यों ना चर्चा की जाए। तो शायद यही एक कारण था कि हमने सोचा कि वो कौन कौन से मुद्दे थे जिन पर ऐसा लगता है कि चुनावी प्रचार का म्यार जो है ठीक से गिर गया है, अच्छे से गिर गया है। हम शुरुआत करते हैं मंगलसूत्र से। मंगलसूत्र का नाम आया तो कहां से ये मंगलसूत्र का नाम आया? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सर्वे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवसर मिला। फिर बाबरी ताला, आचार्य प्रमोद के बयान के बाद बाबरी ताला भी आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाबरी ताला जड़ देंगे ये कांग्रेस के लोग, जो इनकी नीति है। कांग्रेस ने भी खुलकर आरक्षण को अपना लक्ष्य रखा और उसको ढाल बना करके पब्लिक के बीच में जाकर के कहा कि अगर एनडीए सरकार रिपीट होती है, तीसरी मर्तबा आती है, तो आपका आरक्षण जाता बनेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है, संविधान को बदल दिया जाएगा। और पाकिस्तान का समर्थन भी वहां से आता है कांग्रेस को। पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री कहते हैं राहुल ऑन फायर। राहुल का भाषण देख करके कहते हैं राहुल ऑन फायर। फिर मणिशंकर अय्यर कहते हैं परमाणु शक्ति है पाकिस्तान। मैं सिलसिलेवार बता रहा हूं जो इस प्रचार के दौरान हुआ है। परमाणु शक्ति है पाकिस्तान, नतमस्तक हो जाइए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। फिर सैम पित्रोदा कहते हैं विरासती कर लगना चाहिए। सैम पित्रोदा को क्या जरूरत थी कि विरासती कर की चर्चा की जाए? इंडिया ब्लॉक के वयोवृद्ध नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने भी कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति को अच्छे से इख्तियार किया और कहा कि जितना भी आरक्षण ओबीसी या फिर एससी एसटी को मिलता है, कांग्रेस आई तो ये आरक्षण जो है कहीं ना कहीं इस आरक्षण को मुस्लिम समुदाय के बीच में बांट दिया जाएगा। 370 भी चर्चा में आया। 7 चरणों के प्रचार में 370 भी चर्चा में आया। राधिका खेड़ा का भी बयान था कि मैं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण में गई तो मुझे कांग्रेस ने दुर्व्यवहार किया। उसके बाद आचार्य प्रमोद का बयान भी आपको पता होगा कि कांग्रेस के लोग चाहते थे कि सरकार में आते ही पहले जो बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसको बदल दिया जाएगा, मंदिर के निर्माण को। फिर अग्निवीर को लेकर के जो राहुल गांधी का बयान है वो भी विवादास्पद माना जा रहा है। उनका सेना के बारे में इंटरफेयर करना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सैनिक तैयार कर दिए हैं। एक वो सैनिक हैं जिनको पेंशन नहीं मिलेगी, जिनको सम्मान नहीं मिलेगा, और एक वो जो है सारी सुविधाएं लेंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ताजा बयान देखते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4 जून के बाद जो भी भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसका पलटवार अरविंद केजरीवाल जो अभी बाहर हैं बेल पे, उन्होंने क्या किया पहले ये देखते हैं। आइए देखते हैं। साथियों, 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी, ये मोदी की गारंटी है। आप देख रहे हो देश के अंदर किस किस्म की तानाशाही चल रही है। पूरी गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने। लुधियाने में अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी आए, वो क्या कह के गए हैं सुना आपने?
देखा था वीडियो आप लोगों ने अमित शाह जी का, वो धमकी दे के गए हैं कि 4 जून के बाद पंजाब की सरकार खत्म कर दी जाएगी और भगवंत मान को सीएम के पद से हटा दिया जाएगा। कैसे करेंगे ये? 92 सीट है हमारी, 117 में से 92 सीट है। खुलेआम धमकी देके जा रहे हैं। मुझे याद नहीं आता पिछले 75 साल में, आजादी के बाद 75 साल में किसी गृह मंत्री ने आके इस किस्म की गुंडागर्दी का स्टेटमेंट दिया हो। खुलेआम धमकी पंजाब के लोगों को देके जा रहे हैं कि पंजाबियों, आप 3 करोड़ पंजाबियों ने जो चुन के सरकार भेजी है, उस सरकार को अब 1 हफ्ते के बाद हम बर्खास्त कर देंगे और आपके मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री को हटा देंगे। कैसे कर सकते हैं वो? खरीदेंगे? कितने में खरीदेंगे पंजाबियों को? तोड़ेंगे? ईडी भेजेंगे? सीबीआई भेजेंगे? क्या करेंगे? कैसे तोड़ेंगे? इनके हौसले इतने, जैसे हमने एनसीपी को तोड़ दिया, जैसे हमने शिवसेना को तोड़ दिया, जैसे हमने इसकी सरकार गिरा दी, जैसे हमने, ऐसे पंजाबियों को भी हम तोड़ लेंगे। दर्शकों, चुनावी प्रचार के गिरते म्यार का पोस्टमार्टम हम करने जा रहे हैं और इस पर चर्चा करेंगे। मेरे एक्सट्रीम राइट पे संजीव अंडोत्रा वरिष्ठ पत्रकार है। संजीव जी, आपका स्वागत है। बलदेव बलोरिया जी, फॉर्मर डिप्टी मेयर और भाजपा के बड़े नेता, आपका भी स्वागत है। एक्सट्रीम राइट लेफ्ट में मेरे साथ मनीष साहनी है, जो भाजपा उद्धव ठाकरे गुट के, क्षमा कीजिए, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के हैं, आपका भी स्वागत है। और कपिल सिंह, प्रवक्ता है कांग्रेस के। कपिल जी, आपका भी स्वागत है। कपिल जी, प्रचार के दौरान सेना की कार्यप्रणाली पर इंटरफेयर करना कितना उचित है? ये कहना कि 2 सैनिक तैयार कर दिए, हम सरकार में आए, उसी तरीके से जिस तरीके से प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैबिनेट के फैसले को फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया था, हम सरकार में आए तो अग्निवीर जो पॉलिसी है उसको फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया जाएगा, इन्हें खत्म कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे इसमें? अग्निवीर योजना आज कोई भी युवा उसे पसंद नहीं करता। देश की जनता की आवाज है कि उसे खत्म किया जाए। तो आज अगर कांग्रेस और श्री राहुल गांधी अग्निवीर पथ योजना को अगर खत्म करने की बात कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं। और इस देश को एक प्रोफेशनल आर्मी की जरूरत थी और जरूरत है, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी हैं पाकिस्तान और चीन जैसे देश, जो आए दिन इंटरनेशनल बॉर्डर पे, एलओसी पे और बाकी दूसरे बॉर्डर्स के ऊपर इंटरफेयर करते रहते हैं, और 4-5 साल के लिए जब एक आप सैनिक तैयार करते हैं और उसके बाद उसकी शहादत के बाद उसको यह पता होता है कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो वो कितनी शिद्दत से देश की सेवा कर पाएगा। क्योंकि सेना में आज भी एक धारणा है, दिमाग में है जनता के युवाओं में, कि जो भी सेना में जाएगा वो देश की सेवा करने के लिए जाएगा, और देश की सेवा करते हुए अगर उसको बलिदान चला भी गया तो उसका देश उसके पीछे उसके परिवार को सुरक्षित देने के लिए, उसके परिवार के रख रखाव के लिए कोई ऐसी योजना थी पहले जो कि सरकार ने खत्म कर दी। बलदेव जी, आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये युवाओं के बीच में पेनिट्रेट करके इस बात का सबूत देना चाहते हैं, प्रमाणित करना चाहते हैं कि अग्निवीर योजना जो है उनके खिलाफ है। मैं इसका बड़े अच्छे तरीके से जवाब देता हूं। सबसे पहले पहली नजर में ही ये दिखता है कि राहुल गांधी जी को जो डायरेक्शन आती है चाइना और पाकिस्तान से आती है, आपने क्या कहना है, और उनकी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं जी जी। क्योंकि जो अग्निवीर योजना आई है, इस योजना से बेरोजगारी तो खत्म हो ही रही है, कोई आर्मी काम नहीं कर रहे। जहां एक सैनिक भर्ती होना था वहां 4 होंगे भर्ती, और उनमें से एक जो है परमानेंट होगा, दूसरे को पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जाएगा। जो सैनिक 19 साल की एज में बेरोजगार है, आगे पढ़ नहीं पाता, अगर वो फौज में जाता है 4 साल के बाद आता है तो 20 लाख रुपया वो लेके आता है, और उसके बाद उसको कैटेगरी मिलती है हर डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए, और अच्छा गुरूम होकर युवा आता है जो देश के काम आता है। और बहुत सारे देशों में ऐसा है कि हर आदमी को जो ट्रेनिंग लेना पड़ती है फौज की, और वो देशभक्त बन के निकलता है। अगर हमारा युवा, कपिल जी शहर में रहते हैं, राहुल गांधी जी सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए हैं, जो गांव का बच्चा है
जो गांव के बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है और अपने देश के लिए वर्दी पहनने के लिए वो जाता है, प्राउड समझता है, वो लोग अग्निवीर बन के जा रहे हैं और उनका फ्यूचर बनता है। इनको पता ही नहीं है कि अग्निवीर योजना क्या है। जब देश में संकट आएगा और सबसे इस अग्निवीर योजना का विरोध करने वाला चाइना और पाकिस्तान हो सकता है, जिसके साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी जी ये चाइना और पाकिस्तान की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, वो जो चाहते हैं वही जो जहां पे बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान से मदद भी मांगते हैं कि मोदी जी को हराओ, जैसे होगा। किसी ने पूछा प्रधानमंत्री किसको बनाना, इन्होंने कहा एक बार हरा लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे प्रधानमंत्री किसको बनाना। ऐसी सोच के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। मैं विनोद जी आपको कहना चाहता हूं, चाइना के आदेशों को, चाइना के बयानों को इन टोटो इंप्लीमेंट करते हैं राहुल गांधी। ये संगीन आरोप लगाया है बलदेव जी ने। आपके पास भी आएंगे संजीव जी, पहले इनका। प्रधानमंत्री जी के बहुत सारे बयानात हैं जो मैं बोलूंगा आज, उनका हर जगह से नाता हो जाता है। बंगाल वो जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, कहते हैं उनका उन्हीं से नाता है। भोरा समुदाय के फंक्शन में जाते हैं, एक मुस्लिम कम्युनिटी है, तो उसके समुदाय में जाते हैं, वहां उनका नाता हो जाता है। बात करते हैं देश के और क्रिश्चियन के फंक्शन में जाते हैं, कहते हैं जी उनका पुराना नाता है जी। जब गुरुद्वारा में जाते हैं तो कहते हैं कि इनको कांग्रेस सिखों में आपत्ति बता जाते हैं तो कहते हैं कि नाता है। और हैरत तब हुई जी जब उन्होंने कहा चीन से भी उनका विशेष नाता है। भाई कौन सी नातेदारी है चीन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की? भारतीय जनता पार्टी की कौन सी नातेदारी है, कौन सी रिश्तेदारी है चीन के साथ जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनका उनके साथ नाता है? और भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ये 20 लाख रुपया देंगे अग्निवीर को। गलत बोला इन्होंने, गलत कोट दिया। 11.71 लाख रुपए, 11,71,000 रुपए देने की सरकार, ये सरकार का ऑफिशियल आंकड़ा है। ये कैमरे के ऊपर झूठ बोलते हैं, देते हैं, जोर बयानों को चलाने की कोशिश करते हैं। और हमेशा जो बयान आते हैं, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात नहीं की जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक करके कहते हैं कि कांग्रेस ये चाहती है, कांग्रेस वो चाहती है। रात को इनको कोई सपना आता है और सुबह उठकर बोलते हैं कि कांग्रेस ये चाहती है, कांग्रेस वो चाहती है। मैं भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन से क्या विशेष नाता है? राहुल गांधी चाइना का दौरा करते हैं, कुछ नहीं बताते बात क्या हुई। राहुल गांधी की जो उनकी एनजीओ वगैरह है वो चाइना से पैसे लेती है, डोनेशन लेती है, सबको करते। तो इसलिए हम कहते हैं सबसे ज्यादा चीन में विजिट आरएसएस के नेताओं ने किया है। सबसे ज्यादा बार अगर कोई प्रधानमंत्री चीन में गया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सबसे ज्यादा चीनी प्रधानमंत्री को अगर देश में बुलाया गया तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया। चीन को झूला झुलाया साबरमती के तट पे, और जब चीन ने वहां पे हमारे फौजियों को शहीद किया तो यही भारतीय जनता पार्टी थी जो उसी झूले के नीचे जाके छुप गई और चीन को मकबूल जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री के मुंह से निकलता क्या है, ऐसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री। कुछ नहीं होगा कांग्रेस के कैसे ग्लोरिया साहब को शायद एक भी दौरा नहीं करवाया चीन ने, इस सरकार ने। परेशानी है, शायद ये भी चीन जाना चाहती है। कांग्रेस की बौखलाहट क्या है, मुझे ये बताएं। मैं जाना चाहता हूं, मानसरोवर जाना चाहता हूं, जाऊंगा, आपको भी ले जाऊंगा। वो चीन नहीं है, वो भारत का हिस्सा है। ये गलत बात बोलते हैं आप। ये आपका शब्द राष्ट्रवाद, ये आपका शब्द हिंदूवाद, गलत बोली आपने। वो भारत का हिस्सा है, वो चीन का हिस्सा नहीं है। चलिए कपिल भारत का हिस्सा। संजीव मल्होत्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार। मैंने बलदेव जी को भी सुना, मैंने कपिल जी को भी सुना। कपिल जी आरोप लगा रहे थे कि जितनी बार मोदी जी चीन गए हैं इतनी बार देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया है। पर चीन के राष्ट्रपति को कंधों पे झुलाकर जो देश की सड़कों पे हिंदी चीनी भाई भाई किया था, वो किसने किया था? आपको ये याद होना चाहिए वो दौर कैसा था, उस दौर में क्या हुआ। वीटो पावर लेने और देने से लेकर और अब तक राहुल गांधी, जब वो हमारा चीन के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा था और राहुल गांधी चीन में बैठ के उनके साथ लंच डिनर कर रहे थे, आपको ये बातें नहीं भूलनी चाहिए। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपने पड़ोसियों से बेहतर रिश्ते करने की कवायद कर रहे थे तो उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको इतने सवाल उठाने चाहिए कि वो था, वो जो भी था वो सामने था। लेकिन राहुल गांधी वहाँ क्या करने गए थे और नेहरू की नीतियों ने देश को क्या नुकसान पहुंचाया? मैं खासकर चीन के मुद्दे पर कह रहा हूं, मैं इधर उधर जाने की बात नहीं कर रहा। जो आप बात कर रहे हैं मैं उसी पे बात आ रहा हूं। एक्साई चीन कहां है, किसने दिया, वो कैसे गया?
इसलिए कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है कि वो इस मुद्दे पर भाजपा को या किसी भी दूसरे दल को, राजनीतिक दल को दोष दे। तो कपिल जी, आपको कम से कम थोड़ा सा रिसर्च कर लेना चाहिए और उसके बाद आपको भारत चीन करना चाहिए। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। एक बार बुलाया प्रेसिडेंट को, उसके बाद चीन ने जब विश्वासघात किया, हमारी पीठ के पीछे खंजर खोपा, तो उसके बाद तो नहीं गया ना कोई, उसके बाद तो नहीं गया। और आप कैसे बात करते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष के रूप में गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? आप बताइए ना, गुजरात का मुख्यमंत्री होने के नाते गए, जब अमेरिका ने उनके वीजे को डिनाई किया तो गुजरात का मुख्यमंत्री होने के नाते वो प्रधानमंत्री चीन में क्या लेने जाते थे? कौन सी ऐसी बात थी, कौन सा ऐसा नाता है देखिए जो चीन के साथ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का? शायद आपको पता हो, बलदेव जी को नहीं पता। आप पत्रकार, मैं यहाँ प्रधानमंत्री के मुंह से ही निकला है कि उनका विशेष नाता है चीन के साथ। फिर आप ही बता दीजिए कि क्या नाता है उनका। जो मैंने पहले आपसे सवाल किया है, आप उस पर मेरे को स्पष्टीकरण दें कि जब भारत और चीन का विवाद चल रहा था, गलवान में इतना बड़ा विवाद हुआ, दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हुए, राहुल गांधी उसी वक्त बिना किसी औपचारिक उसके क्यों चले जाते हैं चीन? और गए वो, और वहां बैठ के उन्होंने चीन नहीं। आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स पहले क्लियर कीजिए। राहुल गांधी जी चीन नहीं गए थे। राहुल गांधी जी ने एक औपचारिक मीटिंग की थी एम्बेसडर चीन के साथ, चीनी एम्बेसडर के साथ दिल्ली में ही की थी। और जो होते हैं देश विदेश के जो राजदूत होते हैं, नेता होते हैं, राहुल गांधी बड़ी पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष भी थे उसमें अपोजिशन पार्टी के। तो क्या जब भारतीय जनता पार्टी के नेता अपोजिशन में थे, जब सरकार में नहीं थे, तो क्या वो विदेशी राजदूतों के साथ वो बातचीत नहीं करते थे? नहीं, कपिल जी, आप बातों को इधर उधर कर रहे हैं। आप बात स्पष्ट उसको जवाब दीजिए। मैंने आपसे नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक का पूरा सफर पूछा है कांग्रेस का, जो चीन के रिश्तों के साथ आप बात कर रहे हैं। आप अपनी बात पे ठीक है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता, आपकी मजबूरी है कि आप उधर नहीं आएंगे, वो आप डिफेंड करेंगे, लेकिन मैंने एज ए जनरल पूछा, मैं किसी के नेता राहुल गांधी जी, और जब भारतीय राहुल गांधी विपक्ष के नेता कब रहे? विपक्ष के नेता राहुल गांधी विपक्ष का नेता होता है। मैं पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा हूं। एक सांसद, जब कोई सांसद सामान्य सांसद है वो, नेता होता है। विपक्ष के नेता कब रहे? आज कांग्रेस जो है वो विपक्ष में ही है। कपिल जी देखिए, कपिल जी नाते बड़ी पार्टी होने के नाते राहुल गांधी मैं आपको दूध से भी मिल सकते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और बड़े नेता वो भी विदेशी राजदूतों से मिलते थे। विदेशों के बहुत बार उनको सरकार ने भी उनको अनुमति दी, कपिल जी किया कि आप विदेश में। कपिल जी, मैं सबसे पहले आपको एक और बात बता दूं, 2014 के बाद से आज तक कांग्रेस के पास विपक्ष के नेता का दर्जा ही नहीं है। चलिए, अब सरकार ने नहीं दिया ना, सरकार ने नहीं, लोगों ने नहीं दिया आपको, लोगों ने नहीं दिया। विपक्ष को खत्म करना चाहती है, नहीं, सरकार चाहती नहीं कि विपक्ष में कोई रहे, क्योंकि सरकार ने तो 2014 में पहले आने से ही एक स्लोगन दिया था, कांग्रेस भारतीय जनता क्षमा चाहूंगा, लोग वोट करते हैं, सरकार वोट नहीं करती है। लोगों ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखा है। जाने से पहले एक बार फिर मैं कपिल जी से जानना चाहूंगा, लोगों ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखा है। जाने से पहले कपिल जी से एक बार मैं जानना चाहूंगा, लौटने के बाद पूछूंगा कपिल जी से कि यूनाइटेड नेशन की सदस्यता चाइना को देने की किसने हिमायत की थी? मिलता है छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है आपका। और बड़ी बात यह कि हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी जुड़ चुके हैं। अभिजीत जी हमारे साथ जुड़े लिए। एक क्वेश्चन मैं मनीष साहनी से लूंगा, फिर अभिजीत जी के पास जाऊंगा। मनीष जी, पाक प्रेम करने वाले इंडिया ब्लॉक को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का प्रेम क्यों है? देखिए, कोई प्रेम नहीं है, ना पाकिस्तान के साथ, ना चाइना के साथ, और ना ही अब बीजेपी के साथ बचा है। नहीं, आज जो पाक जी बताइए। समर्थक हैं
कोई हम किसी को समर्थक हाँ, नहीं मुझे करते। मानिए डॉक्टर फारूक कौन से अब्दुल्ला क्या बताइए? कहते हैं, मणिशंकर अय्यर क्या कहते डॉक्टर हैं? फारूक जी। अब्दुल्ला का सीधा हमारे साथ नहीं है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, आप बिल्कुल भी- इंडिया आप गठबंधन भी का इंडिया हिस्सा ब्लॉक का है। हिस्सा हैं। बहुत आप भी सारे इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं। जेडीएस भी बीजेपी का हिस्सा होने से ये नहीं कहा जाता कि बीजेपी भी तमाम उन अश्लील फिल्मों के अंदर शामिल थी। प्रधानमंत्री जी तो वहां मंच पर जाके जो है उसका प्रचार करते थे। अब आते हैं असल मुद्दे पर। देखिए, अभी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने भी बहुत सारे कांग्रेस पर आरोप लगाए, नेहरू जी पर आरोप लगाए। नहीं, मैंने आरोप नहीं लगाए, मैंने आपसे उनसे पूछा। जो कुछ कांग्रेस ने बिल्कुल आईना दिखाया, जो कांग्रेस ने गलत किया जनता ने उसका सबक सिखाया उनको। आज इसीलिए कांग्रेस जो है उस जगह खड़ी है कि आप कह रहे हैं कि उसको विपक्ष का जो है वो विपक्ष का ओहदा भी नहीं मिल पा रहा। अब देखिए, जो 6 चरण का मतदान हो चुका है उसमें क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। वो बीजेपी नेताओं की बॉडी लैंग्वेज भी तो पढ़िए। जो बीजेपी नेताओं की बॉडी लैंग्वेज पढ़कर जनता के, देखिए सुन लीजिए प्लीज, जनता के खुशी के आंसू इस समय थम नहीं पा रहे हैं। सुना है कि 4 जून को एक बार फिर प्रधानमंत्री जी तपस्या के लिए जा रहे हैं और इसके संकेत उन्होंने दे दिए। सुना है कि पहली तारीख, अभी मैं सुना रहा हूं, उसी का सबूत दे रहा हूं, मैं उसका सबूत दे रहा हूं। स्वामी विवेकानंद जी राय मेमोरियल के अंदर प्रधानमंत्री जी एक दिन की तपस्या करने जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, जब बड़ा कुछ करना हो ना तो एक दिन का उसको जो है ट्रेलर देना पड़ता है, एक दिन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वार्म अप करना पड़ता है। शायद ये वार्म अप ही करने जा रहे हैं। और संकेत देता हूं, सेना अधिकारियों के, हमारे उच्च सेना अधिकारियों के जो रिटायरमेंट को जो है 1 महीना आगे कर दिया गया है, ये भी कुछ संकेत देता है कहीं ना कहीं। और कोई आचार संहिता में रिटायरमेंट को कोई लेना देना नहीं होता। उसके बाद कई उच्च अधिकारियों के ओहदे बदल दिए गए हैं, उनके पदों पर उनकी जो है ट्रांसफर कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात, डाउट तो क्लियर है, सीधे कि 4 जून को बीजेपी एनडीए बुरी तरह से हारने जा रहा है। चलिए, और इस समय जो अब वापस रोकते हैं, पहले मैं अभिजीत जो छोटे से जानना चाहता हूं। अभिजीत जी, कांग्रेस का आरोप है, अभिजीत जी आई एम ऑडिबल फॉर यू, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। हाँ अभिजीत जी, कांग्रेस का यह आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाइना के साथ क्या संबंध है, ये भाजपा को स्पष्ट करना होगा। और अग्निवीर योजना को लेकर के भी उन्होंने कई सवाल उठाए और इवन राहुल गांधी भी इस तरह के सवाल कर रहे हैं। मैं सबको सुन रहा था और क्योंकि मैं अभी टाइम से जुड़ा हूं तो मैं चाहूंगा जरा 5 मिनट के लिए सब मुझे गुनाह, उसके बाद जिस तरह से मैं शुरू करना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक चाइना की बात है तो चाइना का प्रेम जो है अच्छी तरह से, और प्रेम आज का नहीं है, नेहरू जी के टाइम का प्रेम है। उस समय भी नेहरू जी चाहते थे कि लाहौल से पीर बाकी के इंडिया है सारे के सारे किए जाए, क्योंकि ये सारे के सारे बंजर वो कहते थे आज कुछ नहीं उगता है, इसलिए चीन को दे दो। अब मैं नेहरू जी और इंडिया लाइफ चाहता हूँ, अगर किसी की माँ बुजुर्ग हो जाए, बूढ़ी हो जाए, किसी काम की ना रहे तो दुश्मन को सौंप दी जाती है। खैर, ये सोच नेहरू और कांग्रेस रखती होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भारत का एक हिस्सा, उसकी मां का एक अंग बहुत जरूरी है, जिसके मात्रा कटा भी सकते और दूसरी बात करता हूँ, अग्निवीर को लेकर जो ये उनके भ्रम कराने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश है कि सबसे बड़े दुश्मन क्या लोहिया साहब ने दुश्मन हमारे बीच बैठी है। बाहर की चीन की जरूरत, पाकिस्तान की जरूरत है, यही काफी है। अग्नि इससे बढ़िया स्कीम कोई हो सकती है, समझने की जरूरत। पहले भी 25 रोज आर्मी में जाया करते थे, अब 100 गए हैं, 100 में से जो 20 पैसे होंगे तो आर्मी में चले जाएंगे, 25 आर्मी में जाएंगे। पीछे जो बजेंगे वो 4 साल की आज इतने सक्षम हो जाएंगे, उनको बैठ वोटिंग जी बिल्कुल के अंदर सबके अंदर नौकरी मिलेगी, उसके अलावा लाख रुपया नहीं मिलेगी। यानी अगर पर कोई मिलिट्री अटैक होता है, बाकी पुलिस है, सक्षम है उनको जवाब देने के लिए। खैर, ये तो लोग अभिजीत जी 1 मिनट के लिए रोकूंगा। हम सक्षम कैसे, जब आपके ही कार्यकाल के अंदर विदेश मंत्री कहते हैं कि हम चाइना के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, चाइना हमारे से बहुत बड़ी इकोनॉमी है। दूसरी तरफ लद्दाख के अंदर अगर कांग्रेस ने जो गलत किया, लद्दाख के अंदर आप लोगों के शासनकाल के अंदर भी 4000
16 किलोमीटर पर जो है चाइना ने कब्जा कर लिया। चलिए नहीं, ये गलत कह रहे जो हैं, पार्टी ऐसा कुछ खत्म नहीं हो हुआ। जाती है, अरे विदेश मंत्री का बयान है कि हम चाइना के साथ नहीं लड़ सकते। आप गूगल करके देख लीजिए, चाइना बहुत बड़ी विदेश मंत्री ने नहीं कहा कि ऐसा 4000 पब्लिक देख रही है, आप गलत सुन लीजिए। निश्चित कैमरे को पहले चुप करा के उसी से शुरू होकर बैठ खत्म हो जाती है। ऐसी पार्टी को चुप कराएं जो काल्पनिक चेतना है, असली शैतान भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते हैं। अब दूसरी बात उनकी आ जाती है, खासकर इनका जीवन पर जानते, अरे उनको पता होना चाहिए राजीव गांधी फाउंडेशन 100 करोड़ कांग्रेस ने लिया था, उसके बदले में दोनों चाबी पहले की चाबी चीन के हाथ में, तो इनका हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब इनका कुछ सोचिए विनोद जी कि पाकिस्तान कभी चाहेगा कि हिंदुस्तान का भला हो, कभी चाहेगा? अगर पाकिस्तान के बाद हुसैन चौधरी राहुल गांधी की प्रमोशन कर व्हाट्सएप के थ्रू राहुल अभिजीत जी अभिजीत जी आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है। एक ब्रेक के बाद फिर आपके पास मिलेंगे, दोबारा लौटेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि किस तरीके से मणिशंकर अय्यर ने क्या स्टेटमेंट दिया। मणिशंकर अय्यर को क्या जरूरत थी ये कहने के लिए हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की बात करते हैं, और मणिशंकर अय्यर किस तरीके से कहते हैं कि आप सम्मान कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि पाकिस्तान के पास परमाणु शक्ति है। पहले मैं मणिशंकर अय्यर का बयान बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं अपनी टीम से कहूंगा कि जो जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है उसको भी प्ले किया जाए, दोनों को सिलसिलेवार प्ले किया जाए। हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी इतना पास तो ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको, लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहाँ आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा। तो हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये ज़रूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर ये भी राहुल बाबा के छिपे गुरु है, छिपे गुरु। ये श्याम पित्रोड़ा गुरु है, मणिशंकर अय्यर गुरु घंटाल है, गुरु घंटाल। उन्होंने कहा मोदी जी के लिए अपशब्द का उपयोग किया, नीच शब्द का उपयोग किया, और राहुल बाबा चुप बैठे। मित्रों, देश के नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, आप लोग सहन करोगे क्या? जोर से बोलो, करोगे क्या? जिस प्रधानमंत्री ने 20 साल तक एक भी छुट्टी नहीं ली, 24 घंटे में 18 घंटे देश के गरीब के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए, आदिवासी के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए मेहनत करी, इनको ये अवसर। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से मणिशंकर अय्यर का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया, और ये कहा कि ये गुरु हैं, गुरु घंटाल हैं। मैं संजीव जी से जानना चाहूँगा और उसके बाद बलदेव जी से भी जानना चाहूँगा कि इस तरह के बयान क्या सबूत देते हैं। संजीव जी, आपसे पूछना चाहूँगा, इससे पहले वो 5 साल के बाद आते हैं मणिशंकर, इस तरह के बयान देते हैं, पहले कहते थे पाकिस्तान के आगे झोली फैला रहे थे कि मोदी को हटाना, आप मेरी हेल्प कर दीजिए। सिर्फ मणिशंकर अय्यर ही नहीं, अगर आप एक लंबा कांग्रेस के नेताओं का, प्रवक्ताओं का बयानों का सिलसिला देखें तो ये बहुत लंबे समय से है, और वो ठीक कह रहे हैं अपने हिसाब से कि परमाणु शक्ति है पाकिस्तान, उसकी इज्जत करनी चाहिए। हमेशा से उनकी इज्जत करते ही आए हैं। हमने 88 और 89 के बाद जो दौर देखा मिलिटेंसी का लंबा, यहाँ पर मनीष जी भी काफ़ी समय तक एक
जर्नलिस्ट भी रहे हैं और डिफेंस भी कवर किया है, आपने भी और मैंने भी किया है जी। तो जब भी इस तरह की कोई घटनाएं होती थी क्रॉस बॉर्डर कांग्रेस टेररिज्म, ने पहली बार कपिल जी, पाकिस्तान की इज्जत की थी जब 1947 कपिल में जी, उनको कश्मीर से खदेड़ा कपिल जी था। थोड़ा सुनने का मौका, दूसरी बार थोड़ा सुनने का मौका कांग्रेस मिला ने है। पाकिस्तान की इज्जत मैं- की थी जब उसको 1965 में लाहौर तक घुसने मारा था। कश्मीर दे दिया तीसरी उनको। बार पाकिस्तान की इज्जत उस हिसाब से और भारतीय फौज ने तब की थी पूरा पाकिस्तान जब हमारे पास 1971 में पाकिस्तान के उस हिसाब टुकड़े उस कर हिसाब से दिए। जब चीज इससे ज्यादा इज्जत कांग्रेस और नहीं, भारतीय कपिल जी थोड़ा जनता सुनने का पार्टी सुनने कर मैं सकते हैं। बता रहा हूँ आपको क्या और मैं क्या मणिशंकर जी का बयान का देश की ताल्लुक है, उनको तो पार्टी एक बार पहले ही सस्पेंड कर चुकी है। आज उनकी से कांग्रेस में है नहीं, नाम किसकी नेता है? और मणिशंकर नहीं, जी कांग्रेस में का निजी बयान मेरी होता बात- है। चलिए, मैं कपिल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कपिल जी, नहीं, वो कपिल जी, कांग्रेस के किसी कपिल पद जी, पर सुन लीजिए, है। कपिल जी, नहीं, कांग्रेस चलिए, उनका चलिए, बयान चलिए, कैसे कर सकती है? कपिल जी, कांग्रेस में किसकी से है? सैम पिट्रोदा की है, दिग्विजय सिंह की है, मणिशंकर की नहीं है, किसकी है? किसकी है? जो आप उन नेताओं का नाम बताइए जिनकी से है। जब राहुल उसका गांधी, कोई बयान देखिए आएगा, मेरी बात उसके ऊपर सुनिए, जब राहुल गांधी कैबिनेट का मणिशंकर अय्यर एक सस्पेंडेड नेता है नहीं, ऑलरेडी। जब कम- उनके ऊपर मैं क्या बयान दूंगा आपके? मैं जब बोल चुका हूं कि जब उन्होंने पहले ही पाकिस्तान के लिए बयान दिया था, देखिए, तो उसके फिर- बाद ही पार्टी ने उनको सस्पेंड किया हुआ है। जब वो सस्पेंडेड है तो उसके ऊपर तबसरा करने की जरूरत ही नहीं, मुझे सफाई देने और की जरूरत आतंकी ही नहीं है। और मैं- सैम पेट्रोदा के बयान की आप बात करते हैं, सैम पेट्रोदा जैसे बयानात तो अटल बिहारी मैं बयान की वाजपेयी बात नहीं कर रहा, अटल मैं ये पूछ रहा हूं कि कांग्रेस में से किसकी है? आप हर आदमी के बयान को डिनाई कर लेते हैं। उसके बाद भारतीय जनता बलदेव जी, आप पार्टी मुझे recently बताइए, ऐसा नहीं मंत्री हैं, वो अब मैं आपको वेल्थ को इक्वालिटी में बांटने की बात कर चुके हैं। कपिल जी, सुनने का भी मौका रखिए। का जो चलिए, बयान है, चलिए। वो कांग्रेस ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। नहीं है। कपिल जी ऑन और नहीं मैं कर- यहाँ पे ये दोनों- कांग्रेस दोनों, मैनिफेस्टो की चलिए। बात नहीं, कर मैं रहा हूं। उनके बयान की बात ही नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो कांग्रेस ने पाकिस्तान की इज्जत की है, कहां से कब तक की है, जैसे ये बता रहे थे, मैं वो बात कर रहा हूं। ये सुनने का वादा ही नहीं रखते हैं। आप कपिल जी, एक सवाल कितनी इज्जत की कांग्रेस एक सवाल मैं भी सुनना पाकिस्तान की? चाहता हूं कि आप सैन्य की शौर्य पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। आप ये सोचते हैं कि कांग्रेस ने पाकिस्तान के दो हिस्से किए, आपके यानी आपके लोग बंदूक पकड़ के बॉर्डर पर जाते थे, आप सेना का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप पार्टी का सम्मान कर रहे हैं। जी, अगर फौज के बारे में ये कहा जाए कि इसको प्रोफेशनल आर्मी बनाना चाहिए और देश को एक प्रोफेशनल आर्मी की जरूरत है, तो क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि फौज के खिलाफ बयान दे दिया? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बयान दे दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई बयान दे दे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो राष्ट्र विरोधी है, वो देशद्रोही है। ये जो रिवायत करी है भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी ऐसा नहीं होता। कपिल जी, एक अहमियत है। विपक्ष अगर कोई बयान देगा, कपिल जी, आपको बलोरिया साहब, आप बलोरिया साहब सुन लीजिए। कपिल नहीं, कुछ तो कारण रहे होंगे कि कांग्रेस 40 से 50 और 50 से 60 होने को तरस रही है पिछले 10 साल में। देश की जनता ने फैसला किया है। दो तीन बातों का आप इसी तरह से सारी चीजों को करते रहेंगे। इस तरह से 2012-13 में मीडिया कांग्रेस की खिलाफत करता था, हर आगे करके जितने भी विपक्ष ने उंगली उठाई कि वहां स्कैम हुआ, विपक्ष ने उंगली उठाई वहां पे स्कैम हुआ, तो सबके ऊपर इंक्वायरी कराई। उसके बाद उनके सुन लीजिए, क्या कांग्रेस के बारे में चलिए, आप बोलेंगे कपिल जी, शायद यही एटीट्यूड है आपका जो आपको रिवर्स लेके जा रहा है। धैर्य रखिए, क्षमता रखिए। आपको हमारी बात सुननी चाहिए जी। सबसे पहले तो मैं इनका एक जवाब देना चाहता हूं, आप थोड़ी करेक्ट करिए अपने आप को। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो अपोजिशन का दर्जा नहीं देती कांग्रेस को। अपोजिशन का दर्जा जो सीना, आप चुप रहो, आप बात सुनो, मैंने आपकी बात सुनी। अब यही बात है ना, मैंने आपको सुन लिया, मेरे को सुनो। आपका छीना, जो आपका अपोजिशन का दर्जा छीना, वो देश की जनता ने छीना। जनता ने जितने नंबर चाहिए अपोजिशन के लीडर के लिए उतने आपको नहीं दिए, आपको बिठाया, आप आराम से बर्दाश्त करिए। दूसरा, आप कहते हैं पाकिस्तान का हमने सम्मान किया है, बिल्कुल सम्मान किया है। आजादी के बाद सबसे बड़ी गलती इन्होंने की है जो धर्म के आधार पे देश का बंटवारा किया है। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान एक होता। उसके बाद 1948 में जब कवालियों ने हमले किए तो महाराजा हरि सिंह जी ने पूरा जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया था, लेकिन नेहरू और शेख की दोस्ती ने आधा कश्मीर जो था पाकिस्तान को दे दिया, जीते हुए लाके दे दिए। नहीं, उसमें ज्यादा जम्मू है।
और वो तो अभी पीओजे के बना। हमने कहने शुरू किया, ये तो अकबर कश्मीरी कहते थे, तो आधा कश्मीर जो था पाकिस्तान को दे दिया, वो इन्हें किया। नेहरू जी ने कहा कि सारा साइचन ग्लेशियर ऊपर का इलाका जो है चाइना को नहीं दिया, कश्मीर चाइना को पाकिस्तान पहले ही वो टेरिटरी कब्जा चुका था। और जब महाराजा हरि सिंह जी ने अब जवाब देना, बात सुन लो। नेहरू ने कहा था कि जो ऊपर साइचन ग्लेशियर है, ऊपर का इलाका है, सारा चाइना को दे दो क्योंकि वहां पे उगता कुछ नहीं है। उसी समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वहां पार्लियामेंट में, वो मंत्री थे हैवी उसके इंडस्ट्री के, उन्होंने रिजाइन दे दिया कि मेरे सिर के ऊपर बाल नहीं उगते तो मेरा सिर भी काट दो। तो तब जाके उनके विरोध से रुके थे। अगर आप बात कर रहे हो नहीं दिया, जब जो हमारी देश की सेना थी वो कह रही थी बार बार हमें 2 दिन का समय और दीजिए, हम आगे तक ले जाएंगे। आपसे सवाल पूछूंगा, आप ध्रुवीकरण क्यों करते हैं? ध्रुवीकरण को लेकर के मैं प्रचार के मेयार का पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम सारे लोग इस बैठ करके। आप मुझे बताएं, बाबरी ताले की क्या जरूरत थी? क्यों आपने डराने की कोशिश की बहुसंख्यकों को कि बाबरी ताला लग जाएगा? आप बताइए, मंगलसूत्र की चिंता आपको क्यों है? मैं दोनों बताता हूँ। सबसे पहले बताऊं कि इन्हीं के ही लोग वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो कांग्रेस की बैठक में ये बातें होती हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो राम मंदिर जो है वहां हम उसका विरोध करेंगे। इन्हीं का ही जो बड़े वकील हैं कपिल सिब्बल जी, वो वक्फ बोर्ड के वकील बन के वहां पे गए थे। इनकी जो मानसिकता है वो मंदिर के विरोध में है। जब इनका समय आएगा तो ये कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि हम अग्निवीर बंद कर देंगे। उन बच्चों को पूछो, उन युवाओं को पूछो जो लोग अग्निवीर में जा रहे हैं वो क्या चीजें हैं। इनकी जो मानसिकता है, जो कहते हैं मंगलसूत्र की बात करते हैं, जब इन्होंने इसका सब प्रॉपर्टी टैक्स की बात की है, इनहेरिटेड टैक्स जो होता है उसकी बात की है, तो हर आदमी की प्रॉपर्टी जो है उसका मूल्यांकन होगा, उसको सारा काउंट किया जाएगा, तो उसमें मंगलसूत्र भी आता है। भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, जब कैंपेन शुरू हुई तो उन्होंने कहा हम 400 पार करेंगे, हम 2047 तक विकसित भारत करेंगे, विकसित भारत को बनाएंगे। उन्होंने कहा हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, सबका साथ लेके करेंगे। लेकिन इन्होंने मुस्लिम आरक्षण की बात की, इन्होंने अग्निवीर की बात की, इन्होंने बाबरी मस्जिद की बात की, तो ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को पूछने जाता हूँ, आपका एनडीए बना है, आपका एनडीए ब्लॉक बना है, देश के सामने क्या रखा है कि अगर हमारी एनडीए की सरकार बनती है तो हम देश के विकास के बारे में कोई बात नहीं है, देश के भविष्य के बारे में कोई बात नहीं है। हाँ, किसी ने पूछा आपका देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, तो कहते देख लेंगे, साल का एक प्रधानमंत्री बना लेंगे। तो इस तरह का खाका देश के आगे लेके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। किसी को कहते हैं कि आपका आरक्षण छीन लेंगे, किसी को कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। सारा एनडीए और कांग्रेस ने ही किया है। हम लोगों ने तो सीधा सबका साथ सबके विकास की बात की है, हम लोगों ने विकसित भारत की बात की है, हमने तीसरी टर्म में देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात की है। हम तो लोगों में ये कुछ लेके मैं वापस लौटता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक ब्रेक पर जाने से पहले मैं जरूर जानना चाहूँगा आपसे भी मुनीश जी, ब्रेक के बाद जानेंगे कि क्या आरक्षण, लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, इससे डरा करके वोट मांगते हैं, यही संजीव से भी जानना चाहूँगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है आपका। और इस वक्त हमारे सहयोगी शीतल शर्मा हमारे से जुड़ चुके हैं। लेकिन जो सवाल मैंने पूछा है, मैंने सवाल मनीष जी से पूछा था और साथ ही साथ संजीव जी से पूछा था कि आखिर, पहले मैं संजीव जी से नहीं मनीष जी से, मनीष जी, क्या इस तरीके से आप मतदाताओं को डरा सकते हैं? क्या संविधान को बदला जा सकता है? आपको कैसे लगता है लोकतंत्र खतरे में है? आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम पूरे चरणों के दौरान जितने 6 चरण हो चुके हैं और एक दिन बचा है 7वें चरण के लिए भी, कि हम मुद्दों से नहीं भटके। बिल्कुल, मुझे लगता है कि 140 करोड़ की जनता देख रही है प्रधानमंत्री जी को कि किस तरीके से वो संविधान पर भी आ रहा हूं, संविधान पर भी आ रहा हूं, उसी से जोड़ रहा हूं, संविधान से भी जोड़ रहा हूं। चलिए संविधान पर ही पहले बात कर लेते हैं। देखिए, संविधान बदलने का नारा किसने दिया, 400 का नारा किसने दिया,
किस लिए 400 चाहिए? हमने इन्हीं के दिया, तो नेता ने हमने बाहर दिया। आके बोला, हमने लालू सिंह का 400 बयान याद कर दिया। लीजिए, इन्हीं के नेता ने बोला कि हमें 400 इसलिए चाहिए क्योंकि हमने संविधान को बदलना है। और ये आप आपने आरक्षण शुरू की बात किया, करते ये हैं, आपने शुरू किया। मैं आरक्षण पर भी जवाब हमारी देता हूं। पार्टी ने 400 पार का नारा दिया, सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। कार्यकर्ताओं को देखिए, आप आपने बहस बोला कर रहे थे, मैं बीच में नहीं संविधान बोला, बदल सिर्फ एक लाइन तक सुन लीजिए। देखिए, संविधान के तहत जिन भी जातियों को आरक्षण दिया जाता है वो संवैधानिक है। आर्थिक रूप से पिछड़ा किसने आरक्षण शुरू किया? बीजेपी के शासनकाल में शुरू हुआ, जो ये सीधा सीधा संकेत है कि ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। वो कहते हैं जब जान लगी फसने तो राम राम लगे जपने। जब इन्होंने देखा कि आरक्षण को लेकर तो इनका जो है तमाम वोट बैंक जो है वो खिसकता जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ, तो उस समय इनको आरक्षण की याद आती है। प्रधानमंत्री जी बाहर आते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं आरक्षण खत्म नहीं होने दूंगा। उन्होंने तो आर्थिक रूप से चंद्रबाबू नायडू, उसका जवाब दिया, चंद्रबाबू नायडू भी कहते हैं जवाब दिया, स्पेशल एक जात को जो है वो आरक्षण के अंदर शामिल करेंगे। गुजरात में जिस मुसलमानों आप कर्नाटक की बात कीजिए ना, गुजरात में उन्हें आरक्षण मिलता है। कर्नाटक की बात कीजिए, कर्नाटक, गुजरात की भी बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए। महाराष्ट्र में भी आप जवाब देंगे। जातियों को जो है देखिए विनोद जी, पैदा करने का जो पिछड़ी जातियां जा रहा है, पिछड़ी जातियां हैं उनको अगर आरक्षण दिया जाता है। चलिए देखिए विनोद जी, जब आप पीछे नहीं हट सकते, अगर इंडी गठबंधन के साथ हो, इनकी करतूतों का खमियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। आपको देखिए विनोद जी, ना ही लोकतंत्र महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं क्या कौन भुगत रहा है, कौन नहीं भुगत रहा। मुनीष जी, ना ही लोकतंत्र खतरे में है, ना आरक्षण की जो मौजूदा व्यवस्था है वो खतरे में है, और तीसरा आपने संविधान, ना ही संविधान बदलने की चिंता। जाहिर तौर पर अगर संविधान को खतरा नहीं है तो किसी भी चीज को खतरा नहीं है। हम तो सहमत हैं। ये 400 के आंकड़े की जो ये बात करते थे, जनता ने दिया ना, 400 किस लिए चाहिए? इन्हीं के नेताओं के बयान है, आप गूगल करेंगे आपको सारे देखिए बयान आ जाएंगे। मैं अब बता रहा हूं आपको, और संविधान को बदलने की किसी में ताकत नहीं है। बिल्कुल सही नहीं, बात ताकत की बात नहीं है, वो खतरे में ही नहीं है। मैं कह रहा हूं वो खतरे में नहीं है। किसने? देखिए, हमें किस पर भरोसा करना होगा? जो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया उस पर भरोसा करना होगा। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, उस पर हमें भरोसा करना होगा। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने कोई उसमें ये लिखा है या बीजेपी ने कोई मेंशन किया है कि संविधान को बदला जाएगा, आरक्षण को बदला जाएगा। तो ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, ये मैं इसको पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कहूंगा। ऐसा कुछ ना होने वाला है, ना होगा। ये तो कहते हैं हमने प्रोपेगेंडे के चुनाव नहीं लड़ा, हमने तो चुनाव लड़ा। लेकिन हाँ, आरक्षण में जो नई व्यवस्था जो कांग्रेस ने की है वो जरूर एक खतरा है। ठीक है, मेरा सवाल आप मानते हैं पिछड़ा आरक्षण था वो बीजेपी ने नहीं किया? क्या वो आरक्षण उनके ऊपर जो है भारी नहीं पड़ रहा 10% का? देखिए, आर्थिक रूप से पिछड़े में कौन सी तमाम जातियों को आरक्षण दिया गया। देखिए और प्रधानमंत्री जी अपनी स्पीचों में कहते हैं मेरे लिए दो ही मनीष जी, यहाँ संविधान, मनीष जी यहाँ संविधान की बात हो रही है। संविधान में प्रावधान ही नहीं है कि धर्म के आधार पर आप आरक्षण करेंगे। हम तो मानते हैं नहीं है, तो फिर कैसे किया? प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि हम धर्म के आधार पर। उन्होंने नहीं, वहां से हुआ है प्रोपेगेंडा, उन्होंने चलाया है। बीजेपी वाले कर्नाटक में आरक्षण की सरकार बनती है। देखिए, तेलंगाना, कर्नाटक की बात करें, तेलंगाना और बंगाल की बात करें, देखिए तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस ने किया है। किसके आधार पर कहा जा रहा है? ये आपको मानना पड़ेगा। भी है, ये आपको मानना पड़ेगा। पिछड़ी जातियां हैं उनको इंक्लूड किया गया। नहीं, उसमें मुस्लिम जातियां, नहीं, देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ उसका फर्क, मैं आपको उसका फर्क के अंदर मैं आपको उसका फर्क बता रहा हूँ। वही किया गया कर्नाटक में, वही किया गया कर्नाटक में। और मुस्लिम को उसमें ओबीसी में डाल के उनको आरक्षण दिया गया। लेकिन सारे मुस्लिम। शीतल जी सवाल मेरा सवाल आज कांग्रेस से भी रहेगा और बीजेपी से भी रहेगा। बयान से जुड़ा सवाल है। बिल्कुल, बयान से जुड़ा सवाल है। तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं और बाद में कांग्रेस उसे किनारा कर रही है, यानी बता रही है कि निजी बयान है। कांग्रेस उन बयानों की कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। दूसरा सवाल बीजेपी के साथ भी कर देता हूं क्योंकि समय कम है। आप भी बयानों के सहारे चल रहे हैं, अपनी किश्ती को आप बयानों के सहारे आगे बढ़ा रहे हैं। आखिर क्यों? आखिर आप पिछले 10 साल से सत्ता में हैं, सत्ताधारी दल हैं, तो आप अपने मुद्दों को जमीनी स्तर पर क्यों नहीं उतार पा रहे हैं? बिल्कुल। और उसका कंक्लूजन कमेंट में संजीव जी से जानना चाहूंगा कि जिस तरह से ये 2024 के चुनाव जो बयानों के आधार पर देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में हमारे चुनाव कहां जाएंगे? किस तरह से जो मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, वो कहीं पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। दोनों दलों की तरफ से कोई भी गठबंधन हो, नहीं देखने को मिल रहा है। हमारे आने वाले समय के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है?
का मैं पहले कांग्रेस जी आप सैम पेद्रोजा पास्ट, ठीक है, मणिशंकर अय्यर पास्ट, ठीक है, आचार्य प्रमोद पास्ट, राधिका खेड़ा पास्ट। कब अब देखिए जो पार्टी छोड़ के चला गया उसके बयान के ऊपर तो अरे। बयान देना बनता ही नहीं, जो छोड़ के चला गया उसके तो ऊपर जिनको मैं क्या आपने बात किनारा करूं? कर दिया। आप मणिशंकर जी जो सस्पेंडेड हैं ऑलरेडी, जिनको भारत के संविधान के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, कांग्रेस का जो है उसके तहत जब उनको सस्पेंड किया गया है तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी कोई जवाबदेही बनती नहीं। और सैम पेट्रोदा की बात का जवाब तो मैं दे चुका हूं पहले भी कि सैम पेट्रोदा जी ने जो कहा वो पहली बार इस देश में नहीं कहा गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एक बार संसद में कहा था, उसके बाद रिसेंटली भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं उन्होंने भी संसद में कहा था, तो वो एक डिबेट का विषय है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसी कोई चीज लागू नहीं की, लेकिन हाँ भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 2047 तक इस देश में जब भारत का संविधान बना और देश आज़ाद हुआ तो देश का बजट जो था वो बड़ा सीमित था, करीब 150 करोड़ का बजट था। और जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी गई तो 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी गई और उस वक्त देश में सुई भी नहीं बनती थी। और पंचवर्षीय योजना लाई सरकार, कांग्रेस की सरकार जब बनी तो 5 साल में पंचवर्षीय योजना लाई जाती थी, उसके बाद सरकार अपने कार्यकाल का हिसाब मांगती थी। और जब भारतीय जनता पार्टी को 2014 में सत्ता सौंपी गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 100 दिनों में काला धन लाएंगे, काला धन आया नहीं आया। इन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई खत्म करेंगे, महंगाई खत्म की नहीं की। और आज 2047 में न हम होंगे, न आप होंगे, न बीजेपी होगी, न कौन होगा, और भारत तो रहेगा लेकिन जवाबदेही कौन कर पूछेगा आपसे? आज आपकी जवाबदेही है, आपकी सरकार की जवाबदेही आज की है। और संविधान की बात की, संविधान बदलने की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उन्होंने दुआई दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1947 में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे, और जब धारा 370 ली गई तब भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे। कर्नाटका में आरक्षण की बात करते हैं वो तो 1995 में देवेगौड़ा जी ने दी थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही कर्नाटका में, इन्होंने क्यों नहीं बदला, क्यों फेरबदल नहीं किया? चलिए देखिए एक लाइन में और ऐड कर देता हूं, आप बयानों पर पूछ रहे हैं, आप अपनी बात का कोई जवाब नहीं देंगे, अपनी उपलब्धि का कोई जवाब नहीं देंगे, और सवाल पूछने पर जब मैं जवाब दे रहा हूं फिर भी बीच में रोकने का प्रयास करेंगे। देखिए एक छोटा सा सवाल, और ये बयान पर बात पूछ रहे थे प्रवक्ता, लेकिन उनके शायद वो स्लिप हो गई थी बात से। एक बात, संबित पात्रा ने तो तमाम बयानों को तार तार कर दिया। संबित पात्रा ने बयान लिया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है भगवान है और भगवान जगन्नाथ जी उनके जो है मोदी जी खुद बोल चुके हैं उनका जन्म बायोलॉजिकल नहीं हुआ, वो अवतारी पुरुष है, वो खुद अपने आप को भगवान बनाने को तैयार है, और सारा मीडिया उनके साथ खड़ा है उनको भगवान बनाने के लिए, और सारी भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी खड़ी है उनको भगवान मानने के लिए, बनाने के लिए। हम आने वाली पीढ़ियों की सोचते हैं। मैं इनकी बात का जवाब बताइए, मोदी जी की बात का जवाब दीजिए। मोदी जी कहते हैं उनका जन्म बायोलॉजिकली नहीं हुआ, वो अवतारी पुरुष है, उनका अवतार हुआ है, अब उसका जवाब दीजिए ना। मैं देता हूं जवाब, चुप तो करोगे तो जवाब दूंगा ना, चुप नहीं करोगे टाइम निकल जाएगा। मैं आप बात करते हैं कि आज पता नहीं कल मैं हूंगा या नहीं हूंगा, देश चलता रहा की जवाबदेही आज की है, बात सुनने की क्षमता रखो भाई साहब। 2047 तक की जवाबदेही नहीं है आपकी, आपकी कार्यकाल की जवाबदेही 5 साल तक है, 2024 तक आपकी जवाबदेही थी, 2024 तक आपकी जवाबदेही थी, आपने उसकी जवाबदेही क्यों निश्चित नहीं की? मुझे लगता है कि डिबेट को ना एक तरीके से करना चाहिए, हर बात इस तरह से कुछ भी बोलते रहेंगे उसका भी मेरे बीच में बोल नहीं देगा। नहीं, मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ और आपके लिए भी कह रहा हूँ, इस तरह से अगर आप ऐसे करते रहेंगे उसका कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी बनी, हमने 1951 में जब हमारा अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में कहा था जब हमारे पास मेजॉरिटी आएगी हम दफा 370 देंगे और राम मंदिर भी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 1951 में बनी थी, ये आपको आपका अपना इतिहास नहीं पता, और कांग्रेस के इतिहास की बात करते हैं तो बनी थी भारतीय जनता पार्टी 1951 में, राम मंदिर अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता और कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं। नहीं कीजिए जनता को, जनता को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कथन कर रहे हैं 1951 में नहीं हुआ, आपको नहीं पता।
मैं इस समय शीतल जी के थोड़ा बारे में कुछ आया नहीं जी। तो शोर डाल के पानी से अपनी भारतीय जनता पार्टी जंग संघ, मैंने कहा जंग संघ तो जो अभी भारतीय जनता पार्टी बनी, सुने करो, आपका ध्यान कहाँ पे है? और उसके बाद जनता पार्टी भी बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। आपने ऐसा नहीं कहा, आपने कहा 1951 देखिए शीतल जी, मैं बात कर रहा हूँ कंप्लीट, एक मिनट। 1951 में जंग संघ था, उसके बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी बनी, लेकिन उस टाइम में हमने 1951 में एक प्रस्ताव पारित किया था, जब हमारे पास मेजॉरिटी आएगी हम 370 तोड़ेंगे। और जब लोग, देश की जनता ने, हमने मेजॉरिटी दी, हमने 5 अगस्त 2019 में 370 तोड़ा। हम बात करते हैं आने वाली पीढ़ियों की और प्लानिंग के साथ चलते हैं। आप जैसे घोटाले नहीं करते, तो कोला घोटाला, कभी ट्रैक्टर घोटाला, देश को लूटो, आपने गला लगाया, देश को लूटो, अजीत पवार उसको आपने गले लगाया, आपने तो वॉशिंग मशीन लगा रखी है, जो घोटाले करेगा उसको बीजेपी की वॉशिंग मशीन लगा लेंगे, भारतीय जनता पार्टी का नेता बन जाएगा। लूटने के लिए आते हैं, हम देश के निर्माण के लिए आते हैं। आपने एक सवाल, सर मेरा सवाल था, शीतल जी आपने एक सवाल पूछा था, मुद्दों का अभाव, मुद्दों का अभाव और चुनावी भाषण में विवादित बयान। देखिए मैं एक बात आपको साफ कर देता हूं कि चुनाव जब तक होते रहेंगे ना, इस तरह के विवादित बयान आते रहेंगे। आप चुनावी भाषणों से विवादित बयानों को दूर नहीं कर सकते। इतनी परिपक्वता या इतनी मैच्योरिटी अभी नहीं आई है। दूसरी बात, अभी कपिल जी कह रहे थे कि उसको गले लगाया, उसको गले लगाया। कपिल जी, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता देता हूं कि जमानत पर बाहर चल रहे राहुल गांधी को संसद में ही मोदी ने गले नहीं लगाया था, जब वो उनसे गले मिलने भी गए थे। तो ऐसा नहीं है, आप वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए ना, इसलिए गले नहीं लगाया। मैं बीजेपी में चले बीजेपी में जाएगा, उसको गले लगा लेंगे, उनके सारे कुकर्म, सारे पाप जो हैं वो धुल जाएंगे। संसद की कार्यवाही में उठकर आए थे और वो भी जमानत पर ही हैं, वो भी आरोपी ही हैं। कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर रवन्ना तक भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अजय मिश्रा टैनी के बेटे ने किसानों को कुचला, और आज खबर है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के मोटर कैड ने 2 बच्चों की जान ले ली है। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के जो बेटे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने, उनके मोटर कैड ने 2 बच्चों की जान ले ली है। ये सारे ब्रांड एम्बेसडर पार्टी के सुनने का मादा रखे ना। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि इस तरह की चीजें ये है, ये लगातार चलती रहेंगी। जो शीतल जी, जो आपने सवाल पूछा था, ऐसा कभी होगा नहीं कि चुनावी भाषण हो और विवादित बयान कहीं ना कहीं से निकल कर ना आए। 2019 से काफी विपरीत है ये 2024 के चुनाव बयानों के आधार पर देखा जाए विपरीत या काफी अलग, किस तरह से रहा? काफी अलग। आपके एक लेवल और गिरता चला गया है, जबकि वो ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैयार और गिरता चला गया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि इलेक्शन किसी भी देश में सबसे बड़ा रेफरेंडम होता है। पिछले 10 साल से आप देखिए जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, और अभी 4 जून को जो दोबारा तस्वीर साफ हो जाएगी, किसको किससे कितनी सीख लेनी चाहिए वो इनको पता चल जाएगा। ये 50 से कहां जाते हैं, ये 303 से कहां आते हैं, वो कहां खड़े होते हैं। वो उसके बाद जब लोगों का फैसला आएगा, मुझे लगता है उसके बाद कपिल जी उसको मानने का मादा रखेंगे। अगर वो किसी को सुनने का मादा नहीं रख रहे हैं, तो वो कम से कम रिजल्ट, चुनाव के जो नतीजे हैं उनको मानने का मादा रखेंगे। उसकी नहीं करोगे तो फिर सुना कैसे जाएगा? कैसे नहीं करोगे? रोका ही जाएगा ना। संजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बलदेव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो निकालेंगे कि हम आज चर्चा कर रहे थे कि 18वीं लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कितना म्यार गिरा है प्रचार का, और उस प्रचार के गिरते हुए म्यार का हमने आज पोस्टमार्टम किया। दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।